नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर दें। ठीक है, सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ आज मैं आपसे जुड़ चुका हूं, तो सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चांदी पर काली परत का निर्माण है वो किस यौगिक के कारण होता है? ठीक है, दीजिए जवाब। चांदी के ऊपर अपने को पता है कि जो तांबा होता है उसका जब संक्षारण होता है यानी जंग लगता है तो ये हो जाता है हरा। ठीक है, और ये लोहा जो होता है वो हो जाता है भूरा। ठीक है, और यदि अपन बात करें कि जो चांदी है तो चांदी के ऊपर है वो कैसी पर चढ़ जाती है? काली पर चढ़ जाती है। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चांदी का जब संक्षारण होता है तो उसके ऊपर किस प्रकार की पर चढ़ती है, तो वो हो जाएगा काली परत। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चांदी के ऊपर यदि काली पर चढ़ती है तो किस यौगिक का निर्माण होता है? ठीक है, अपने को पता है कि चांदी जो है जब वायुमंडलीय सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, वायुमंडलीय सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है तो ये क्या बना लेती है? चांदी जब वायुमंडलीय सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है AgS। ठीक है, Ag2S, Ag2S। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ये हो जाएगा 2Ag प्लस S। ठीक है, तो ये बनाएगी क्या? Ag2S। तो इसको अपन बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो चांदी पर काली परत का निर्माण है वो किसके कारण होता है? सिल्वर सल्फाइड के साथ कारण होता है। और आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखना है Ag2S। ठीक है, ये फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग को शरीर की मोटर कहते हैं? दीजिए जवाब। शरीर के किस अंग को शरीर की मोटर कहते हैं? दीजिए जवाब। ठीक है, हाइपोथैलेमस का अपने को पता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताइए शरीर की मोटर किसे कहते हैं? या कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस अंग को शरीर का चालक कहते हैं? बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेबरम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेरेबरम हो जाएगा। अपने को पता है मेडुला के द्वारा हमारे शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो मेडुला के द्वारा, और ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वो किसके द्वारा? ऐच्छिक क्रियाएं है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा है वो नियंत्रित की जाती है। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो होता है वो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि दांतों का इनेमल जो शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? तो दांतों का इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। बताइए ये किससे बना होता है? दीजिए जवाब। दांतों का इनेमल शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, और बताइए किससे बना होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, और कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। दांतों का इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। या आपसे पूछा जाए शरीर का सबसे मजबूत भाग किसका बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, बल और वस्तु की दिशा में हुआ विस्थापन जो है का गुणनफल क्या कहलाता है? बताइए भाई। बल का मतलब F हो गया, और विस्थापन का मतलब हो गया S। बताइए, बल और वस्तु की दिशा में हुआ विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? या आप सीधा कह सकते हो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ठीक है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि W बराबर क्या होता है? FS होता है। यानी कार्य जो होता है, कार्य वो होता है बल और विस्थापन का गुणनफल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस रंग में होता है? दीजिए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। तो बताइए आप, प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे ज्यादा किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस रंग में होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि लाल रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण है वो प्रति सेकंड अपन कह सकते हैं ज्यादा कण टकराते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण है वो लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश की किस
परिघटना के कारण आसमान में उड़ते हुए पक्षी की छाया जमीन पर नहीं गिरती है? बताइए भी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वायुयान की छाया है वो जमीन पर क्यों नहीं गिरती है? तो वो प्रकाश की कौन सी घटना है, या पक्षियों की छाया है वो जमीन पर क्यों नहीं गिरती है? तो बताइए, दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवर्तन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का स्रोत तो बड़ा होता है, अपने को पता है कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है वो बहुत बड़ा है, और अपारदर्शी माध्यम यदि छोटा होता है तो उस कंडीशन में छाया नहीं बनती है। ठीक है, जब प्रकाश का स्रोत तो बड़ा हो, अपारदर्शी माध्यम छोटा हो, उस कंडीशन में छाया नहीं बनती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि जूल के तापन नियम के अनुसार क्या ज्ञात किया जाता है? ज्ञात किया जाता है ऊष्मा H। ठीक है, जूल के तापन नियम के अनुसार क्या ज्ञात किया जाता है? ऊष्मा ज्ञात की जाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि किसके अनुक्रमानुपाती होती है? बताइए। ठीक है, विद्युत धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के, समय के, या उपयुक्त सभी के? दीजिए जवाब। जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको याद रखना है जूल का तापन नियम होता है H बराबर I स्क्वायर RT। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया है कि जूल का तापन नियम क्या होता है? तो जूल का तापन नियम होता है H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के किस भाग में, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पूर्णतः पाचन होता है? ठीक है, यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया गया है कि कार्बोहाइड्रेट वसा का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा होता है? दीजिए जवाब। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? दीजिए जवाब। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट वसा का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से प्राकृतिक सूचक का उदाहरण नहीं है? ठीक है, सूचना की जगह आप सूचक पढ़े। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण नहीं है। अपने को पता है कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लता और क्षारकता की सूचना देते हैं। ठीक है, तो बताइए आप मुझे कि प्राकृतिक सूचक इसमें से कौन सा नहीं है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, लिटमस या पिटूनिया? दीजिए जवाब। निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन सा नहीं है? ठीक है, तो अपने को पता है कि हल्दी, लिटमस और पिटूनिया जो है वो प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक सूचक है। लेकिन मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज के साथ आपको एक नाम और याद रखना है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, वो है फिनोल्फ्थेलिन। क्या नाम है? फिनोल्फ्थेलिन। ये जो होते हैं ये होते हैं संश्लेषी सूचक, या इनको अपन बोल सकते हैं कृत्रिम सूचक। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला है, नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? ये तो आप इसका तो आप जवाब दे ही दो भाई। नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, कैरोलस लिनियस या अर्नेस्ट हैकल? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि द्विनाम में दो नाम होते हैं, जिसमें पहला वंश का होता है और दूसरा किसका होता है? जाति का होता है। ठीक है, और द्विनाम पद्धति हमेशा ग्रीक भाषा के अंदर, किसके अंदर? ग्रीक भाषा के अंदर है, या आप कह सकते हो लेटिन भाषा के अंदर क्या किया जाता है? द्विनाम है वो हमेशा किस भाषा में लिखा जाता है? लेटिन भाषा में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और द्विनाम में पहला नाम किसका होता है? वंश का होता है, और दूसरा होता है किसका? जाति का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पादप श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? बताइए भाई, पादप श्वसन के अंदर है वो किस गैस का उपयोग करते हैं? दीजिए जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑक्सीजन O2 या नाइट्रोजन N2? बताइए। पादप है वो श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो अपन ये कहते हैं कि श्वसन चाहे कोई भी हो, ठीक है, श्वसन है वह कोई भी जीव हो, कोई भी पादप हो, वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं आपको बता दूं कि पादप सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, बाकी श्वसन के अंदर है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग ही करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दीजिए जवाब। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक होता है? समय का, दूरी का, बल का, भार का? दीजिए जवाब।
प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक होता है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी। आपको एक मात्रक और याद रखना है, पारसेक। ठीक है, पारसेक और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी के बहुत ही बड़े मात्रक होते हैं, जिनका उपयोग है वो तारों की और दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि खगोलीय जो दूरी होती है उनको ज्ञात करने के अंदर है वो इन मात्रकों का उपयोग किया जाता है, पारसेक और प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? बताइए भाई, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग है वो अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक का उपयोग उसमें उसी का उपयोग किया जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अपने को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक क्या है? अग्निशामक गैस है, अग्निशामक गैस है। तो बताइए आप इनमें से किसका उपयोग है वो अग्निशामक के रूप में किया जाता है? ठीक है, अपने को पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अपने को पता है कि केक है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं भोजन को मुलायम बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जब गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोटे छोटे छिद्र बना देगी, जिससे भोजन और केक क्या हो जाते हैं? मुलायम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, सबसे भारी गैस कौन सी होती है? बताइए भाई, सबसे भारी गैस कौन सी होती है? सीधा सा रटने वाला क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी से याद कर लीजिए, बता दीजिए सबसे भारी गैस कौन सी होती है? ठीक है, तो अपने को पता है कि सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, और सबसे भारी गैस होती है रेडोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडोन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? बताइए भाई, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, उर्ध्वपातन, संघनन, संगलन या जमना? बताइए, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ठीक है, तो अपन जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है गैस से ठोस में और ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जमना का मतलब ये होता है कि द्रव से किस में बदल जाना? ठोस में। ठीक है, और सगलन का मतलब होता है ठोस से किस में बदल जाता? द्रव के अंदर बदल जाना। ठीक है, तो गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है वो तत्वों के वर्गीकरण से, यानी अपन कह सकते हैं कि जो आवर्त सारणी बनी थी उसके प्रारंभिक प्रयासों से, यानी तत्वों को और व्यवस्थित करने में किस वैज्ञानिक का योगदान नहीं है? दीजिए जवाब। डूमाड्यूमा, लोथरमेर, प्राउट या कैल्विन मैक्स? दीजिए जवाब। ठीक है, अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि डोबेराइनर को जानते हैं अपन, डोबेराइनर है वो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है। अपन जानते हैं न्यूलैंड को, न्यूलैंड तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है। अपन जानते हैं मेंडलीफ को, ठीक है, जिसको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और अपन जानते हैं हेनरी मोजले को, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बताना इनमें से है वो कौन सा है वो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, डोमाड्यूमा, लोथरमेर और प्राउट ये तीनों तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है, लेकिन केल्विन मैक्स का तत्वों के वर्गीकरण से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन मैक्स। अब आपको लग रहा होगा ये इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है। ये का ये क्वेश्चन, ये के ये ऑप्शन है वो उसमें थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? बताइए भाई, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? बताइए, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि जिंक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन भी इस टाइप में से भी पूछा जाता है। क्यों? जिंक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। आपको याद रखना है, कोई भी धातु है वो किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, सिनेप्स का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तंत्र से, सॉरी, सिनेप्स का संबंध मानव शरीर के किस तंत्र से है? दीजिए जवाब। सिनेप्स का संबंध मानव शरीर के किस तंत्र से है? जल्दी से जवाब दीजिए आप। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र?
पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अपने को पता है कि दो न्यूरॉन होते हैं, अपने को पता है न्यूरॉन होता है तंत्रिका कोशिका, और दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं क्या? सिनेप्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, मधुमक्खी किस प्राणी संघ की सदस्य है? बताइए भाई, मधुमक्खी जो होती है वो किस प्राणी से संबंधित होती है? बताइए, कौन सा संघ है इसका? एनिलिडा है, मोलस्का है, ऑर्थोपोडा है या कॉर्डेटा है? बताइए, दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है कि मधुमक्खी क्या होती है? एक कीट होती है, और कीटों का संबंध होता है ऑर्थोपोडा से। ठीक है, आपको याद रखना है कि दीमक भी है वो ऑर्थोपोडा से संबंधित होता है, और जितने भी कीट पतंगे होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? ऑर्थोपोडा से होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का पंपिंग है वो हृदय के किस भाग से होता है? बताइए, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का पंपिंग है वो हृदय के किस भाग से होता है? बताइए, कौन सा भाग है वो शरीर के विभिन्न भागों में पंपिंग करता है? ठीक है, अपने को पता है कि हृदय जो होता है वो 4 भागों में बंटा रहता है। ठीक है, ये अपन मान सकते हैं बायां भाग है, और ये अपन मान लेते हैं दायां भाग है। ठीक है, अपने को पता है कि ऊपर वाले, अपने को पता है कि ये बायां आलिंद है और ये बायां नीले है, ये बायां नीले है, सॉरी आलिंद है और ये बायां नीले है। ठीक है, अब अपने को पता है कि रुधिर जो होता है वो बाएं भाग में क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो किस भाग में होता है? बाएं भाग में होता है। ठीक है, और अपने को ये भी पता है कि आलिंद का मतलब है कि रुधिर आता है, और नीले का मतलब है रुधिर क्या करता है? निकलता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि बाएं भाग में यदि शुद्ध रुधिर है तो बाएं नीले से शरीर के अंदर विभिन्न भागों में रुधिर जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायां नीले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? दीजिए जवाब। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या आयरन? दीजिए जल्दी से जवाब। बहुत शानदार क्वेश्चन। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है? बताइए भी, इनमें से कौन सा जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है? बर्फ का पिघलना, कागज का काटना, कागज का जलना, सॉरी काजल का जलना या केले को छीलना? बताइए, इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? ठीक है, तो अपने को पता है कि जलना, चाहे किसी भी पदार्थ का जलना हो, जलना जो जिसको अपन बोलते हैं दहन, और दहन हमेशा क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है? ठीक है, सल्फर को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हीलियम। आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गोताखोर और जो पर्वतारोही है उनका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी गैसों का मिश्रण भरा रहता है? तो ये भरा रहता है ऑक्सीजन और हीलियम का। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, मतदाताशाही के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, मतदाताशाही के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि मतदाताशाही के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। और आपको मैं बता दूं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं लूनर कास्टिक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लूनर कास्टिक। क्या बोलते हैं? इसको लूनर कास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? बताइए भाई, जीव विज्ञान या अपन इसको बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द है वो किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, लेमार्क ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था या मेंडल ने दिया था? दीजिए जल्दी से जवाब। जीव विज्ञान शब्द है वो किसने दिया था?
ठीक है। तो अपने को पता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द है वो किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो जल्दी से आप है वो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप है वो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, कल मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था कि 10 लोगों को आपको है वो कम से कम और ये जोड़ना है, लेकिन कई विद्यार्थियों ने काम किया है, कईयों ने अभी देखो नहीं किया। मैं आपको बता दूं 25 तारीख को, और आपको बता चुका हूं मैं, 2525 क्वेश्चनों की शानदार ई बुक है वो लॉन्च होने वाली है, जिसका कवर पेज है वो मैं पहले ही आपको है वो दिखा चुका हूं। और इसमें इस टाइप के इतने क्वेश्चन है कि आप सेंटर के एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी मेहनतें मैंने आपके लिए की है, तो आप भी थोड़ा सा और 2 दिन के लिए 25 तारीख तक है वो इसके लिए मेहनत कर दीजिए। अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी साइंस पॉइंट, उसके ऊपर है वो आपको मैंने कहा था कि अभी लगभग 730 सदस्य है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और आपको जब अपनी ई बुक लॉन्च हो रही हो तो कम से कम 1000 सदस्य है वो आपको करने हैं। तो एक बार जम के जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने जो पुराने स्टूडेंट हैं जो हम आपके संपर्क में है, जिनके संपर्क मेरा संपर्क नहीं है उनसे, उनको भी यदि आप शेयर कर दोगे तो वो भी क्या करेंगे, बिल्कुल है वो हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी है वो 2 दिन के लिए ई बुक का कवर पेज अपनी जो भी आइडिया है उनके अंदर है वो आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। 25 तारीख को जब आपको ई बुक मिलेगी तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको शेयर करने का भी है वो आनंद आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल अगले टेस्ट में। ठीक है।